अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो है हम एमडी कैट के पास्ट पेपर्स को स्टडी करेंगे। यूएचएस के एमडी कैट के जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें बेसिकली जो है 4 पोर्शंस होते हैं, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो मेरा जो कि बेसिक सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, तो हम सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज़ द फर्स्ट एमसीक्यूज़। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी इज़। अब वो न्यूरॉन फाइबर का वो पार्ट जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से लेकर जाता है, ठीक है, वो एक्सोन्स होता है। और जो टुवर्ड्स द सेल बॉडी के पास लेकर आता है नर्व इम्पल्सिस को, वो कौन सा होता है? डेंड्राइट्स होते हैं। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि जो सेल बॉडी के पास मैसेज ला रहा होता है दैट इज़ डेंड्राइट्स, और जो लेके जा रहा होता है दैट इज़ एक्सोन्स। उसके बाद है द नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इन अ ह्यूमन इज़ 12 पेयर्स। तो क्रेनियल जो नर्व्स हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो कितने उसके पेयर्स होते हैं? हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड द स्वेलिंग इज। अब ब्रेन का वो पार्ट जो कि ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को और स्वेलिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कौन सा पार्ट है? मेड्यूला, ठीक है। द सिफिलिस इज़ अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा पैलिडम। अब सिफिलिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसको जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होती है, उसको कौन कॉज कर रहा होता है? ट्राइपेनोसोमा पैलिडम। डिस्चार्ज ऑफ ओवम और द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी और फ्रॉम गोजियन और फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज़ नोन एज। मेरा बेसिकली जो स्टैंड था वो ख़राब हो गया, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज ऑफ द ओवम और अ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब जो ओवम मतलब जो एग बन चुका होता है ना, या ओवन जो भी बन चुका होता है, जिसे हम सेकेंडरी oocyte भी कह रहे होते हैं, ये जब ओवरी से डिस्चार्ज होगा ना, और क्या बना देगा? ग्राफियन फॉलिकल बना देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे। द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज अ सेकेंडरी oocyte प्रोसीड एज फार एज मेटाफेज। अब जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होती है, जो सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन होती है, इट इज़ अ सेकेंडरी oocyte प्रोसीड एज फार एज मेटाफेज, और ये कहाँ तक जो प्रोसीड करती है? मेटाफेज तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू द मेच्योर स्पर्म। अब कौन सा ऐसा है जो डिफ्रेंशिएट कर देता है मेच्योर स्पर्म के अंदर? तो स्पर्मेटिड। यूट्रस ओपन्स इनटू द विजाइना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस जो है वो ओपन हो जाती है विजाइना में, किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। which muscle fiber is surrounding by the membrane which is called as sarcolemma। अब which muscle fiber is surrounded, वो कहते हैं each muscle fiber जो है वो सराउंड कर रहा होता है एक मेम्ब्रेन से, और वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सार्कोलीमा होती है, ठीक है। व्हेन अ कैल्शियम आयन इज रिलीज, जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दे बाइंड विद द डैश। वो किस चीज़ के साथ बाइंड करते हैं? तो कैल्शियम आयन जैसे ही निकलेंगे ना, तो वो बाइंड कर जाएंगे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे और करवाएंगे क्या? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो कैल्शियम आयन रिलीज़ हो रहे होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाते हैं। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ह्यूमन एंड द मेमिलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन और मेमिलियन स्केलेटन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 में। एक एक्सियल स्केलेटन होता है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। लास्ट 4 वर्टिब्राई इन अ ह्यूमन आर फ्यूज टू फॉर्म आ स्ट्रक्चर। अब लास्ट जो 4 वर्टिब्राई वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, फ्यूज़ करके कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं? तो कॉकस बनाती हैं वो। हाउ मैनी बोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ईच हाफ ऑफ द पेल्विक ग्रेडर। कितनी बोन्स हैं जो कि पेल्विक ग्रेडर बना रही होती हैं? तो 3 बोन्स है। उसके बाद है डक्टलेस ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड्स जो डक्टलेट्स होते हैं, जिनकी कोई डक्ट नहीं होती, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कह रहे होते हैं। द गैस्ट्रिन इज द हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस कर रहा होता है। स्टमक का भी कौन सा रीजन? पाइलोरिक रीजन जो है वो स्टमक का गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। द बीटा सेल्स ऑफ द लीवर सेक्रीट अ हार्मोन नोन एज इंसुलिन। जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन आर रिलीज फ्रॉम। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन अब कौन रिलीज कर रहा होता है? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा होता है। तो एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन्स। एंटीजन क्या है? फॉरेन प्रोटीन्स होते हैं। एनी अदर मॉलिक्यूल विच आर स्टिमुलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ
एंटीजन, अब कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में आता है तो वो एक फॉरेन प्रोटीन है बॉडी के लिए, वो एक अनजान है, तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़। यानी एंटीबॉडीज़ वो मॉलिक्यूल है जो स्टिमुलेट करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजेंस आते हैं तो वो एंटीजेंस के अगेंस्ट फॉरेन से क्या हमारी बॉडी बना देती है, एंटीबॉडीज़ बना देती है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ अब कौन से लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। द टी लिम्फोसाइट्स बिकम मेच्योर एंड कॉम्पिटेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थाइमस ग्लैंड। जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं अब वो मेच्योर भी हो रहे होते हैं और कॉम्पिटेंट भी कहाँ पे हो रहे होते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर। स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन आर द पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम। स्किन भी और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों बॉडी डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। यानी कोई भी एंटीजन या कोई भी एलर्जिन हमारी बॉडी में एंटर होने से बचाते हैं, ये फिजिकल बैरियर के तौर पर वर्क करते हैं। स्नैक बाइट इज़ ट्रीटेड विद विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो स्नैक बाइट जो है वो किस टाइप ऑफ इम्यूनिटी से हम ट्रीट कर सकते हैं, तो पैसिव इम्यूनिटी से। द प्रोडक्ट ऑफ द साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इज़, अब जो प्रोडक्ट है ना साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, एटीपी। एटीपी हमें फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एटीपी होता है। एटीपी हमें रिलीज़ होता है ना जब हमें, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो मतलब जो एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए हमें साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के जो नतीजे में हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एटीपी होता है। द टोटल NADH फॉर्म्ड बाय द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर जो टोटल NADH के मॉलिक्यूल होते हैं वो 6 होते हैं। यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 NADH के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 NADH के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज बेसिकली ऑक्सीजन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरोवेट। ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे क्या बन रहा होता है, पायरोवेट बन रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH स्क्वायर इज़ प्रोड्यूस इन द क्रेब साइकिल ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइड फ्यूमेरेट। वो कहता है वन मॉलिक्यूल FADH स्क्वायर का मॉलिक्यूल कब बनता है, क्रेब साइकिल में, जब जो है कन्वर्जन होती है सक्सिनेट फ्यूमेरेट की। इन ये पूरे का पूरा साइकिल जो है वो बना हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्रेब साइकिल। ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे रिएक्शंस जो है वो प्रेजेंट है। ये आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। ग्लाइकोलाइसिस के भी सारे प्रोसेसेस और क्रेब साइकिल के भी सारे प्रोसेसेस। इसमें बेसिकली इसी तरह के MCQs पूछ रहे होते हैं कि NADH के मॉलिक्यूल कितने रिलीज़ हो रहे हैं और लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और क्या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कन्वर्जन होती है तो फिर आगे से FADH स्क्वायर का मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह के MCQs क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में से बेसिकली पूछे जाते हैं। इन द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दैट आर द टूल्स ऑफ द मैनिपुलेटिंग DNA। अब रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं DNA को मैनिपुलेट करने के लिए, तो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो DNA को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस द यूज़ ऑफ डैश प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ द ऑटो रेडियोग्राफी ऑन द एक्सरे फिल्म। अच्छा, वो कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में ना जब DNA फिंगरप्रिंटिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जिसके डिस्टिंक्ट पैटर्न हमें ऑटो रेडियोग्राफी और एक्सरे फिल्म के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं, तो प्रोब्स ऑफ द जेनेटिक मार्कर प्रोड्यूस हो रहा था। प्रोब्स ऑफ द जेनेटिक मार्कर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्ट पैटर्न। प्रोब्स जो है वो डिस्टिंक्ट पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं एक्सरे फिल्म के ऊपर। इन द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर। ये बात भी हमें पता है कि प्लाज्मिड्स को किसके तरह यूज़ किया जाता है, वेक्टर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। यानी हम एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू। इन विच प्रोसेस द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द डिज़ायर्ड जीन इज़ प्रोड्यूस, जिसमें मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक ही जीन की मल्टीपल कॉपी जो है वो हम बनाते हैं। द एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज इज़ मिसिंग इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। अब हमारे पास जो एंजाइम है ना उसका नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज। तो डीअमाइनेज जो है ना इज़ मिसिंग, वो कौन से पर्सन में मिसिंग होता है, जिसको SCID डिजीज़ होती है, यानी स्वेयर्ड कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। उस पर्सन में ये वाला एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। व्हाट इज़ द निक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। अब निक जो है ना बेसिकली किसे हम कह रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक इन्वायरमेंट या फिर अपने इकोसिस्टम में कोई भी रोल प्ले कर रहा होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में कोई भी रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज निक। द डिस्टिंक्ट लेवल और द लिंक्स ऑफ द फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। अच्छा, द डिस्टिंक्ट लेवल्स और द लिंक्स ऑफ द फूड चेन, डिस्टिंक्ट लेवल्स या फिर ये जो लेवल्स बने होते हैं
यानी कि बड़ा जो एनिमल है वो छोटे एनिमल को खाएगा, छोटा उससे छोटे एनिमल को खाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट लेवल्स होते हैं। और द लिंक्स ऑफ द फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। इनको डिस्टिंक्ट लेवल्स को हम ट्रॉफिक लेवल्स भी कहते हैं, जिसमें फूड चेन आपस में लिंक करी होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट स्पीशी इन विच ऑल द पार्टनर्स गेट बेनिफिट। अच्छा, अब रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो कि डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है। यानी एक दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे होते हैं, उनकी स्पीशी डिफरेंट है, लेकिन उसमें क्या है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। दिस इज़ नोन एज सिम्बायोसिस। द बैक्टीरिया और द फंजाई आर द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई किसकी एग्जांपल है? डीकम्पोज। यानी वो भी कोई भी डेड मटेरियल है उसने उसको क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोज कर देते हैं। द कोज ऑफ द एसिड रेन इज ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब एसिड रेन की वजह क्या होती है कि वो नाइट्रोजन को और सल्फ़र को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फ़र हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। व्हेन द प्रेजेंस ऑफ अ जीन एट वन लोकस सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द जीन एट अदर लोकस, द फिनोमिना इज़ नोन एज एपिस्टेसिस। अब प्रेजेंस ऑफ एक जीन जो एक लोकस में प्रेजेंट है सुप्रेस करती है द इफेक्ट ऑफ द अदर जीन, दूसरे जीन के इफेक्ट को जो कि दूसरे लोकस में प्रेजेंट है। इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे होते हैं, एपिस्टेसिस कह रहे होते हैं। The gene for the ABO blood group system in the human is represented by the symbol ABO blood group symbol को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, I से। When a single gene affect two or more traits, जब एक सिंगल जीन दो या दो से ज़्यादा ट्रेड्स को अफेक्ट करी होती है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी में एक जीन एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा ट्रेड्स को अफेक्ट करी होती है। द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स शो द डेवलपमेंट ऑफ द गिल्स पाउचेज। वो कहते हैं द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ तमाम वर्टिब्रेट्स की जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है ना, वो शो करती है द डेवलपमेंट ऑफ द गिल पाउचेज की डेवलपमेंट को शो करती है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास पिक्चर है, वो मैं आपको शो करूँगी ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें। In human, the sex determination depends upon the nature of the heterogametic male। वो कहते हैं मैन के अंदर ना जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना वो डिपेंड कर रही होती है हेट्रोगेमेटिक, यानी एक्स और वाई, मतलब फीमेल में से एक्स आएगा, मेल में से वाई आएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई। और मेल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेंट डिपेंड कर रहा होता है ना इन द नेचर ऑफ हेट्रोगेमेटिक, यानी हेट्रो, होमो नहीं होता, हेट्रो होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशी प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, अब डिफरेंट स्पीशीज़ यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलके एक सेम हैबिटेट बना रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इकट्ठे होते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच अजान हो रही है, एक सेकेंड। The part of the body which forms the structure and the function unit and it is composed of more than one tissue। अब बॉडी का वो पार्ट जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है बॉडी का, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलके बना होता है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गन। अ मेथड इन विच द पेस्ट आर डिस्टर्ब by using the same living organism or the natural enemies is known as biological control। अब जिसमें पेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं by the same living organism के साथ, और the natural enemies is known as biological control। अब ये biological control कहलाता है, जिसमें हम पेस्ट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। the chemical produced by the microorganisms which are capable of destroying the growth of the microbes। अब केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब, जिससे माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करते हैं जो कि क्या कर देते हैं, माइक्रोब्स को की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। द प्लाज्मिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट्स। प्लाज्मिड्स सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ सिस्टम ऑफ लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, ठीक है, विच आर नेम्ड एज या विच इज़ नोन एज सिस्टर्ने। कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बनाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने बनाते हैं। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। द लिपिड सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। लिपिड की सिंथेसिस और लिपिड की मेटाबॉलिज्म अब किसके अंदर हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही होती है, लिपिड की सिंथेसिस भी और लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी। द राइबोसोम्स एग्जिस्ट
इन टू फॉर्म्स, दो तरह से राइबोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आइदर अटैच विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। या तो राइबोसोम्स ने किसके साथ अटैच हो जाना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर वो फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। जो सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, एक्सचेंजिंग ऑफ सेगमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है ना, एक क्रोमोसोम होता है उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब उसके ये जो सेगमेंट्स का क्रॉस चेंज हो रहे होते हैं ना, जो एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जिससे एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा है, दिस इज मेनली नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इफ़ अ पर्सन हैज़ 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY देन ही विल सफ़र फ्रॉम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक XXY होता है, ठीक है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हम इसको बेसिकली इस पर्सन को क्या, कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। राइबोसोमल आरएनए अब कहाँ पे बन रहा होता है और स्टोर हो रहा होता है, न्यूक्लियोलस में। इन विच स्टेज ऑफ द इंटरफेस देयर इज ए इंक्रीज इन द सेल साइज। अब इंटरफेस की किस प्रोसेस में सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है। एंड द मैनी बायोकेमिकल्स आर फाउंड, और बहुत से बायोकेमिकल्स फाउंड, तो दैट इज G1 फेज। गैप 1 फेज में बेसिकली क्या हो रहा था, सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहा होता है फॉर द S फेज। S फेज में बेसिकली क्या हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है, डीएनए की क्या हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है। लेकिन G1 फेज में वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है इसमें। इन डाउन सिंड्रोम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेग्रीगेट। डाउन सिंड्रोम में कौन सा पेयर होता है क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेट नहीं करता, तो दैट इज क्रोमोसोम का पेयर नंबर 21। पेयर ऑफ क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, मतलब 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट, वो सेग्रीगेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन द 3 एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या क्या होगा, कार्बो का मतलब है जाहिर बात है कार्बन तो होगी, ठीक है। हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मीन वाटर, तो वाटर में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है और ऑक्सीजन आ जाती है। विच वन आर द इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेटरी एंड द फोटोसिंथेसिस बोथ। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या इंटरमीडिएट है, जो दोनों में है, ठीक है, रिस्पायरेटरी में भी, रिस्पायरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इंटरमीडिएट जो कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में क्या है, कॉमन है, वो ये है कि ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अमाइनो एसिड में बेसिकली जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो एक का कार्बोक्सिल ग्रुप और एक का नाइट्रो ग्रुप दोनों आपस में मिलते हैं, तो एक का अमाइनो ग्रुप और एक का कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। विच वन है, बाकी सब सैचुरेटेड है। एसिटिक एसिड भी, ब्यूटेरिक एसिड भी और पाल्मेटिक एसिड भी, तीनों के तीनों क्या है, सैचुरेटेड है, सिवाय ऑलिक एसिड के। ऑलिक एसिड अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए। अब डीएनए के अंदर एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायामीन होता है, लेकिन अगर हम आरएनए के अंदर देखें तो आरएनए में थायामीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन सब के सब जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट क्या होता है, यूरासिल। यूरासिल डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। द टाइप ऑफ द इनहिबिशन इन विच द इनहिबिटर हैज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। जिसमें इनहिबिटर के पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट के लिए, मतलब वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता। एंड कंबाइंस विद द एंजाइम, लेकिन वो एंजाइम के साथ कंबाइन कर जाता है। एंड द अदर देन द एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के बगैर, यानी ना तो वो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन फिर भी वो कंबाइन कर रहे हैं अदर देन एक्टिव साइट के बगैर, तो फिर वो कौन सी उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा और रिवर्सिबल इनहिबिशन होगी। यानी रिवर्सिबल का मतलब है, एक तो होती है इनरिवर्सिबल, मतलब कि जो रिवर्सिबल ना हो सकती हो, लेकिन रिवर्सिबल होती है जो कि रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम रिवर्सिबल इनहिबिशन कहेंगे या क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव। द इनहिबिटर दैट बाइंड्स टाइटली और परमानेंटली। अब वो इनहिबिटर जो टाइटली बाइंड कर जाए और परमानेंटली बाइंड कर जाए एंजाइम के साथ,
ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड द कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को भी क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को भी डिस्ट्रॉय कर दे। दैट इज़ बेसिकली इन रिवर्सिबल इनहिबिटर, मतलब वो रिवर्स नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, इन रिवर्सिबल इनहिबिटर कहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट द सक्सिनेट इनटू फ्यूमेरेट। तो अब जो हमारे पास एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, तो इसका मतलब है जो इसने सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कर देना है, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देगा। इफ़ द deattachable cofactor is an inorganic ion then it is designed as a activator। अच्छा, वो कहते हैं deattachable cofactor, वो cofactor जिसको जो deattach हो जाए। ठीक है, अगर वो एक inorganic ion है then it is designed as a एक्टिवेटर। तो हमने उसको किस तरह से डिज़ाइन किया होगा, एक्टिवेटर के तौर पे, ताकि वो बाद में क्या हो जाए, डीअटैच हो जाए। इन HIV वायरस में द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द सिंगल स्टैंडर्ड RNA इनटू द डबल स्टैंडर्ड DNA। द प्रोसेस इज नोन एज, अब जब सिंगल स्टैंडर्ड RNA को हम DNA में कन्वर्ट करते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर, तो इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है मीजोसोम्स आर इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व इन DNA रेप्लिकेशन। मीजोसोम जो है वो इनफोल्डिंग्स होती हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, और ये किस में इन्वॉल्व होती हैं, रेप्लिकेशन, सेल रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन, यानी DNA बना रही होती हैं, रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम इन द एंटीबायोटिक्स मिसयूज़। अच्छा, एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना एंटीबायोटिक मिसयूज़ की, वो क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इन पैथोजिन। इससे क्या होता है, जो हमारा पैथोजिन है या कोई भी एंटीजिन है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। अब फंजाई की सेल वॉल में एक डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ काइटिन। काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये डिफरेंस होता है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना फ्लावर का, वो क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिशूला इज़ द नेम गिवन टू लिवर फ्लूइड। फिशूला जो है किसका नाम है, इज़ अ नेम गिवन टू लिवर फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, फिशूला भी कहते हैं। एस्कैरिस इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, एस्कैरिस इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये एज इट इज़ बुक की लाइन्स। अच्छा, मोस्टली जो बायोलॉजी के MCQs होते हैं ना, कुछ होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो लेकिन बाकी मोस्टली जो है मतलब जो उनसी बुक की लाइंस होती है ना, मोस्टली वही होती हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ रहे होते हैं, उन्हीं को अप एंड डाउन करके पूछ रहे होते हैं। थोड़ा सा आप बुक को जो है वो कंसेप्चुअली रीड करें, तो मोस्टली जो बायोलॉजी के MCQs होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, और उसमें बुक की लाइन्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। आप बुक की लाइन्स को ज़्यादा फोकस करें तो इंशाल्लाह बायोलॉजी के आप MCQs ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन एन एनिमल, मेसोडर्म लेयर गिव्स राइज टू मेसोडर्म। अब कौन सी लेयर है, मिडल लेयर है। ठीक है, इट गिव्स राइज टू मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम। जब डेवलपमेंट हो रही होती है किसी भी एनिमल के अंदर, तो मेसोडर्म जो लेयर होती है वो क्या बनाती है, वो एक तो मसल्स बना रही होती है और स्केलेटन बना रही होती है, लेकिन ये कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। आगे है पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कैनिडेरिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म मीन शेप्स, तो मल्टीपल शेप्स होती हैं, मल्टीपल शेप्स। अब कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी मल्टीपल शेप्स होती हैं, तो कैनिडेरिया जो है, नाइडेरिया भी बोलते हैं, और कैनिडेरिया, मतलब कुछ लोग किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो हम नाइडेरिया भी पढ़ सकते हैं और कैनिडेरिया भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो नाइडेरिया है उसकी कौन सी शेप्स होती है, यानी मल्टीपल शेप्स में, ये किसी एक शेप में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। इसकी शेप भी मैं आपके साथ उसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी जब मैं इसे एडिट करूँगी। तो the muscles of the stomach walls thoroughly mix up the food with the gastric juice and the resulting semi-solid or a semi-liquid material is basically chyme। अच्छा, अब जो स्टमक के मसल्स है ना वो फूड को और गैस्ट्रिक एसिड को अच्छे से मिक्सअप कर रहे होते हैं, जो सेमी सॉलिड सा या सेमी लिक्विड सा मटेरियल बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। द
ट्राइपेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इन द ट्रिप्सिन बाय द एक्टिविटी ऑफ एंटेरोकाइनेज। अच्छा, अब जो ट्रिप्सिनोजिन है ना, जो ट्रिप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये कन्वर्ट कर जाती है किसमें, एक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन बेसिकली क्या है, एक्टिव फॉर्म में, और इसको कन्वर्ट कौन करता है, वो एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजिन यानी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म यानी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्पफुल भी होते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्या बना रहे होते हैं, विटामिन के बना रहे होते हैं। विटामिन के अब कौन बना रहा होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। गोबलेट सेल सेक्रेटेड म्यूकस। गोबलेट सेल जो है वो हमारे स्टमक के सेल्स होते हैं, और वो क्या सेक्रेट कर रहे होते हैं, म्यूकस सेक्रेट कर रहे होते हैं। द मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं ना, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वो बाइकनकेव होते हैं, ये बात हमें पता है। इन आ नॉर्मल पर्सन द प्लाज्मा कंट्रीब्यूट्स अबाउट डैश बाय द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड 55%। अच्छा, अब नॉर्मल पर्सन में प्लाज्मा कितना होता है, तो प्लाज्मा हमारा 55% होता है। अच्छा, ये पूरे का पूरा बुक में टेबल बना हुआ है, आप एक दफ़ा उसको रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाइट ब्लड सेल्स की परसेंटेज क्या है, आरबीसीज की परसेंटेज क्या है, और प्लाज्मा की परसेंटेज क्या है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ में मतलब अक्सर वो पूछ लेते हैं, इस तरह के टेबल्स को आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। विच वेन हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब किस वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। व्हाट इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर। ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर, एयर का रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग्स ऑफ द ह्यूमन। अच्छा, अब हमारे लंग्स के दरमियान हर वक्त ज़ाहिरी बात है कुछ जो है या कुछ ना कुछ एयर का वॉल्यूम तो होता है ना, तो वो एयर का वॉल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 लीटर एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इन अ नेफ्रॉन मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छा, लूप ऑफ फैनले के अंदर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है वहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। द डिटेक्शन ऑफ द चेंज एंड द सिग्नलिंग ऑफ द इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। अब किसी भी चेंज को डिटेक्ट करना और सिग्नल देना इफेक्टर्स रिस्पॉन्स को, ये किस चीज़ में आता है, टू द कंट्रोल सिस्टम में फैक्टर्स जाके वो कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करें, तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। अच्छा, अब कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं जो होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस करवाते हैं, तो रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर सबसे पहले, कोई भी चेंज है ना, कोई भी मसला है, कोई भी स्टिमुलस आया है, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है या कोई भी स्टिमुलस है, तो रिसेप्टर्स उससे क्या करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे, और वो फिर सिग्नल लेकर जाएंगे कंट्रोल सेंटर के पास, और फिर कंट्रोल सेंटर्स ने आगे से इफेक्टर को रिस्पॉन्स देना है, और इफेक्टर्स इसके खिलाफ फिर एक्ट करेंगे, और जो भी इशू होगा, जो भी स्टिमुलस होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, और जो भी बॉडी को होगा ना मतलब प्रॉब्लम, उसे निकालेंगे। द ब्लड एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्ट्यूल्स। ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्ट्यूल्स के थ्रू, और जो निकलता है ग्लोमेरुलस से, ब्लड जो निकल रहा होता है ग्लोमेरुलस से, वो इफरेंट आर्ट्यूल्स के थ्रू निकल रहा होता है। विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच। अब कौन सा ऐसा है पोर्शन नेफ्रॉन का जो एडीएच यानी इस हार्मोन के अंडर होता है, तो डिस्टिल्ड और कलेक्टिंग डक्ट। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अंडर जो मतलब जो से हमारे नेफ्रॉन है उसमें डिस्टिल्ड और कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, जो कि कंट्रोल कर रही होती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच। एडीएच के कंट्रोल में होती है, यानी कोई भी अगर एडीएच ने आके एक्ट करना है किसके ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर या फिर डिस्टिल्ड कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, और फिर वो क्या करेगा, सोडियम को मेंटेन करेगा, ठीक है, मतलब साल्ट को या आयंस को मेंटेन करेगा। उसके बाद कॉज ऑफ द पार्किंसन डिजीज़ इज़ डेथ ऑफ द ब्रेन सेल दैट प्रोड्यूस द डोपामिन। कॉज ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। अब पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ब्रेन सेल्स की डेथ हो रही होती है। ब्रेन सेल्स की डेथ क्यों हो रही होती है, क्योंकि वो डोपामिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, डोपामिन की प्रोडक्शन की वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ हो रही होती है। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ पास्ट पेपर, मतलब ये जो आज का सारा पास्ट पेपर था, बायोलॉजी का पोर्शन था, वो कवर हो गया है। तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो स्टे हैप्पी और अच्छा सा हार्ड वर्क करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अपनी रहमतों के साए में रखे, और आप लोगों का जो टेस्ट है, जो एमडी कैट है, उसमें आपकी मदद करे, और आपको बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर सकें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़।